नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि हरियाणा प्रदेश की जनता लगातार इंतजार कर रही थी कि कब जो है कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। हालांकि सूची जारी नहीं की गई, लेकिन जो लोकसभा प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं, जिन लोकसभा प्रत्याशियों के नाम चयनित किए गए हैं, हरियाणा प्रदेश की 9 लोकसभा जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, उनके नाम हमारे हाथ लग चुके हैं। यानी कि जो फाइनल सूची लोकसभा चुनाव की जो कमेटी कांग्रेस की है उसके द्वारा तैयार की गई है, जिसकी मात्र अभी घोषणा होनी बाकी है और जिसमें फाइनल जो नाम है वो रखे गए हैं, उन नामों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वही नाम होने वाले हैं जो घोषणा के अंदर भी शामिल होंगे। यानी कि 99% कहा जा सकता है कि इस सूची में जो नाम शामिल किए गए हैं उन्हीं नामों को लेकर चर्चा करेंगे और इन्हीं नामों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा आज या कल में ही होने जा रही है। वैसे तो हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें, लेकिन एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र, जो कि इंडिया गठबंधन होने के चलते, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते आम आदमी पार्टी के कोटे में चली गई, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर सुशील गुप्ता को, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रत्याशी बनाकर उतार दिया गया। लेकिन अब 9 लोकसभा क्षेत्र शेष बचते हैं। अब सबसे पहले बात की जाए हरियाणा के 9 लोकसभा सीटों में से एक करनाल लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उतार दिया, तो वही अब उसके सामने कांग्रेस जो है एक फेमस अभिनेता जिनको राजनीति में लाकर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, संजय दत्त। यानी कि संजय दत्त जो कि यमुनानगर से संबंध रखते हैं, यमुनानगर में उनका एक पुराना मकान भी है और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में कांग्रेस उनको करनाल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारना चाहती है। हालांकि पूरा जो खेल है वो संजय दत्त की हां या फिर ना पर टिका हुआ, क्योंकि संजय दत्त अगर मानते हैं तो ही उनको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, अन्यथा अगर संजय दत्त चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो इस स्थिति में इस सीट के ऊपर एक दूसरा नाम भी सिलेक्ट किया गया है कि अगर संजय दत्त मानते नहीं है, संजय दत्त चुनाव लड़ने को लेकर तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे में यहां पर कुलदीप शर्मा, जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे हैं, उनके बेटे चाणक्य पंडित का नाम सामने आ रहा है। यानी कि चाणक्य पंडित को करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़वा सकती है अगर संजय दत्त इनकार करते हैं चुनाव लड़ने से, अगर संजय दत्त चुनाव लड़ने को लेकर राजी नहीं होते हैं। अब इससे आगे अगर बात की जाए तो हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुकी हिसार लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि यहां पर बीजेपी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। तो अब कांग्रेस जो है बड़े सोच समझ कर उनके सामने प्रत्याशी उतारने को लेकर काफी विचार विमर्श करने के बाद नाम फाइनल कर पाई है, और वो नाम जो है चंद्रमोहन बिश्नोई का सामने निकल कर आ रहा है। चंद्रमोहन बिश्नोई एक ऐसा नाम बन चुका है जिसपे चाहे हुड्डा खेमे की बात हो या फिर SRK तिगड़ी की बात हो, सभी ने अपनी सहमति और रजामंदी जता दी है, रजामंदी दे दी है, क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर हुड्डा भी राजी हैं, हुड्डा भी उनको प्रत्याशी बनाने को लेकर हां कर रहे हैं। तो वही अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो कुमारी शैलजा भी चंद्रमोहन बिश्नोई को प्रत्याशी के रूप में देखने से इनकार नहीं कर रही है। उनको भी चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। अब इसके पीछे का एक चुनावी खेल समझने की आवश्यकता है। वो चुनावी खेल ये है कि कांग्रेस ने यहां बड़ा सोच समझकर जो है टिकट देने का निर्णय लिया है, और वो सोच समझकर जो समीकरण देखे गए हैं, समीकरण भापे गए हैं, उनको लेकर अगर चर्चा की जाए तो चंद्रमोहन बिश्नोई यानी कि सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई, और बीजेपी के द्वारा कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर कर दिया गया, जिसके चलते जो भजनलाल परिवार के समर्थक हैं कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, वो नाखुश हैं। और इस स्थिति में अगर कांग्रेस चंद्रमोहन बिश्नोई यानी कि कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई को, भजनलाल के बड़े लड़के को अगर टिकट देकर चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतारती है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो भजनलाल परिवार के समर्थक हैं, कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर हैं, वो
खुले तौर पर जो है चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ लगते हुए जुड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। वो समर्थक जो खुले तौर पर चंद्रमोहन बिश्नोई के पाले में खड़े दिखाई देने वाले हैं। वहीं एक दूसरा समीकरण यह भी बनता है कि अगर बीजेपी ने यहां पर रणजीत चौटाला को उतार दिया है तो वही चर्चाएं हैं कि अभय सिंह चौटाला इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला को हिसार सीट पर उतारने जा रहे हैं। तो वही अजय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर उनके परिवार का एक व्यक्ति या फिर एक सदस्य लड़ने जा रहा है। तो ऐसे में चौटाला परिवार के बीच कड़ा मुकाबला हिसार सीट पर देखने को मिल सकता है। तो वहीं इस बीच अब एक बड़ी बात यह निकल कर आती है कि सभी जाट प्रत्याशियों के बीच एक नॉन जाट प्रत्याशी कांग्रेस उतारने का प्लान कर रही है और वो नॉन जाट प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, क्योंकि हुड्डा खेमे को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यही लगता है कि चंद्रमोहन बिश्नोई का अगर हिसार सीट पर उतारा जाता है तो मुकाबला काफी रोमांचक और दिलचस्प होगा। मुकाबला काफी जो है कड़ी टक्कर देने वाला तो होगा ही, साथ ही कहीं ना कहीं जो नॉन जाट वोटर्स हैं उनको भी चंद्रमोहन बिश्नोई को वोट देने में कोई ऐतराज नहीं होगा। जो नॉन जाट वोटर्स हैं वो भी चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ खुले तौर पर समर्थन देते हुए दिख जाएंगे चुनाव के अंदर। पूरा जो है माहौल चंद्रमोहन बिश्नोई का बन सकता है। लेकिन अब इसमें एक अड़ंगा है, एक अड़चन बृजेंद्र सिंह के रूप में है, क्योंकि चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर फाइनल टिकट तभी की जाएगी जब वीरेंद्र डूमरखा के परिवार को मना लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने यह जिम्मेवारी खुद पर ली है और वीरेंद्र डूमरखा से लगातार बातचीत चल रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह को आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाकर और कहीं ना कहीं अगर सरकार बनती है तो उसमें मंत्री बना दिया जाएगा। अब पूरा मामला जो है वीरेंद्र डूमरखा के परिवार पर टिका हुआ है कि वीरेंद्र डूमरखा क्या निर्णय लेते हैं, क्या फैसला करते हैं। वो कांग्रेस हाईकमान के साथ रजामंद होते हैं या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के निर्णय को लेकर कहीं ना कहीं खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। यह सोचने और विचार करने वाली बात रहेगी। हालांकि अगर बात की जाए टिकट की तो चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर अब तक जो है रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, यानी कि बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस की तरफ से टिकट 99% नहीं मिल रही है। 99% जो बृजेंद्र सिंह की टिकट कटती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता यानी कि जेपी कलायत, वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन अब जो है चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर अगर बातचीत सामने आई है, चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम फाइनल किया गया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेपी को भी मना लिया है। यानी कि जयप्रकाश कलायत जो है खुले तौर पर अब चंद्रमोहन बिश्नोई के समर्थन में देखने को मिल सकते हैं, अगर यह सूची जो है ज्यों की त्यों कांग्रेस के द्वारा घोषित की जाती है, अनाउंस की जाती है। तो अब अगर बात की जाए अंबाला, जो कि एक रिजर्व सीट है, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर बंतो कटारिया, पूर्व सांसद की पत्नी रतनलाल कटारिया की पत्नी को उतार दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जहां प्रदीप नरवाल का नाम सामने आ रहा था, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं और एक युवा चेहरे हैं, तो अब उनकी जगह जो है वरुण चौधरी का नाम सामने आ रहा है। वरुण चौधरी को कांग्रेस जो है अंबाला लोकसभा सीट पर चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी में है। और जहां तक अगर इस सूची की बात की जाए तो सूची में पहला नाम जो है पहले पायदान पर वरुण चौधरी का ही है। और कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल की बात की जाती है तो कुछ किंतु परंतु दिखाई देता है, या फिर कुछ 19-20 होता है, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी स्थिति में प्रदीप नरवाल का नंबर लगने की संभावना है, अन्यथा वरुण चौधरी का नाम कांग्रेस की तरफ से अंबाला के लिए लगभग फाइनल कर दिया गया है, सूची के अंदर नाम शामिल है। इसके अलावा बात की जाए रोहतक लोकसभा सीट की, हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट, सबसे चर्चित सीट, जहां बीजेपी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को दूसरी बार मैदान में उतार दिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी एकमात्र प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो है अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो सकती है। कांग्रेस की जो सूची जारी होगी उसमें रोहतक से केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा का नाम देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से रोहतक लोकसभा सीट से किसी अन्य नाम पर कोई भी जो विचार विमर्श या मंथन नहीं किया गया है, एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा का नाम रोहतक लोकसभा सीट पर रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि
हुड्डा परिवार का जो दबदबा है वो भी कांग्रेस हाईकमान तक काफी प्रभावशाली है और काफी जो है अपने आप में दम रखता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कुछ नेता कार्यकर्ता है, फिर समर्थक लगा लीजिए, वो चाहते हैं कि दीपेंद्र की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े। तो इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना तर्क दिया है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं खुलकर प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और इस स्थिति में कांग्रेस लगभग कई जो है लोकसभा सीटों के ऊपर कमजोर स्थिति में नजर आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चुनाव ना लड़कर कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने में काफी मददगार साबित होंगे, चाहे रोहतक की बात हो, चाहे सोनीपत सीट की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात हो, या फिर गुड़गांव सीट की बात हो, हरियाणा प्रदेश की किसी भी सीट पर लगा लीजिए, सभी पर जो भूपेंद्र हुड्डा प्रचार प्रसार के माध्यम से कांग्रेस को एक हाइप दिला पाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस तरक के साथ कांग्रेस हाईकमान भी रजामंद है, कांग्रेस हाईकमान भी हुड्डा के इस तरक से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है। और इसी स्थिति में हुड्डा परिवार से केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सिरसा की, तो सिरसा में भी एकमात्र नाम कुमारी शैलजा का ही रखा गया है। अगर सूची की बात की जाए, जो सूत्रों के हवाले से हमें सूची मिली है, जो फाइनल सूची बताई जा रही है, उसमें सिरसा से एकमात्र नाम जो है कुमारी शैलजा का है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई देंगी सिरसा लोकसभा सीट पर। इससे आगे अगर बात की जाए गुड़गांव लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी की तरफ से तीसरी बार राविंद्रजीत सिंह को उतार दिया गया। हालांकि राविंद्रजीत सिंह पहले 2 बार कांग्रेस से भी गुड़गांव लोकसभा सीट पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब जो है चर्चा यह है और सूची में नाम जो है बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि करनाल लोकसभा सीट की तरह यहां भी राज बब्बर को लेकर संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अब पूरा मामला जो है राज बब्बर के हां या ना करने पर टिका हुआ है कि राज बब्बर गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर राजी हैं या फिर कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने को लेकर कोई इच्छा नहीं जताते हैं। अब ये पूरा मामला जो है उन पर निर्भर करता है। हालांकि अगर राज बब्बर चुनाव लड़ते हैं तो एक पंजाबी नेता और अभिनेता होने के कारण शहर के अंदर उनको काफी तादाद में जो है वोट मिल सकते हैं, क्योंकि राविंद्रजीत सिंह के परिवार को इस सीट पर, राविंद्रजीत सिंह को इस सीट पर कहीं ना कहीं एक नॉन अहिर प्रत्याशी ने हराने का काम किया था चुनावी इतिहास को अगर देखा जाए। तो इस स्थिति में राज बब्बर काफी मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो चुनाव लड़ने से मना करते हैं, तो उस स्थिति में एक दूसरा नाम, एक सेकंड ऑप्शन भी कांग्रेस के पास है रावदान सिंह के रूप में। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के हालिया विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं 2 लोकसभा सीटों से उन्होंने आवेदन किया था, पहली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और दूसरी जो है गुड़गांव लोकसभा सीट। अब उनका नाम जो है गुड़गांव से फाइनल माना जा रहा है। अगर राज सिंह बब्बर चुनाव लड़ते हैं तो इस स्थिति में उनको किसी और विचार विमर्श के तहत रखा जाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं अगर राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो रावदान सिंह की लॉटरी लग सकती है। और ये नाम जो है फाइनल बताए जा रहे हैं, बिल्कुल तय माने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गुड़गांव लोकसभा सीट पर 2 और नाम भी पैनल में शामिल किए गए थे। वो नाम है कैप्टन अजय यादव, जो कि एक कद्दावर नेता अहिरवाल के माने जाते हैं, रेवाड़ी क्षेत्र के माने जाते हैं। पिछली बार भी राविंद्रजीत सिंह के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस बार ना उन्होंने आवेदन भरा और ना ही चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि कुछ समय पश्चात कहा जरूर जा रहा था कि कैप्टन अजय यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, राजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके नाम पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया। और स्पष्ट शब्दों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव को संतुष्ट करने के लिए ही उनके बेटे को संगठन के अंदर एक अहम जिम्मेवारी दे दी गई, ताकि कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े रहें और किसी प्रकार की आपत्ति या फिर ऐतराज ना जताएं। और कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने का काम कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कर दिया गया। एक नाम जितेंद्र भारद्वाज का भी था, लेकिन अब जो है इनके नाम पैनल से बाहर कर दिए गए हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट से राज सिंह बब्बर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो फाइनल है, अन्यथा उनके जगह सेकंड ऑप्शन के रूप में रावदान सिंह को इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं स्थिति जो है गुड़गांव लोकसभा सीट पर करनाल जैसी ही बनी हुई है, क्योंकि पहले प्रत्याशी के
हाँ या ना पर जो है सेकंड ऑप्शन का पूरा भविष्य टिका हुआ है कि वो चुनाव लड़ पाएगा या फिर नहीं लड़ पाएगा। ठीक संजय दत्त की तरह राज सिंह बब्बर को लेकर भी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि वो हाँ करते हैं या फिर ना करते हैं, वो चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं या फिर मना करते हैं। उसके बाद ही सेकंड ब्रह्मास्त्र के रूप में दूसरे चेहरे को इस्तेमाल किया जाएगा। अगले लोकसभा के रूप में बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की, तो वहां पर जो है श्रुति चौधरी का नाम फाइनल माना जा रहा है। सेकंड ऑप्शन के रूप में यहां पर भी रावधान सिंह को ही रखा गया है। हालांकि किरण चौधरी ने अपनी बेटी की टिकट को लेकर पूरा जोर लगाया है, पूरा जो है फाइट की है और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के साथ लगातार जुड़ी रही है ताकि श्रुति चौधरी को टिकट दिलवाई जा सके और वो अपने इरादों में कामयाब भी रही हैं। श्रुति चौधरी का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से फाइनल माना जा रहा है। हालांकि रावधान सिंह को गुड़गांव सीट के लिए माना जा रहा है कि उनको उतारा जा सकता है अगर राज सिंह बब्बर चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इस स्थिति में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर श्रुति चौधरी बिल्कुल फाइनल है, उनका नाम जो है तय कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सोनीपत की, तो वहां पर सतपाल महाराज का नाम सामने आ रहा है। यहां भी स्थिति जो है करनाल और गुड़गांव की तरह ही बनी हुई है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है उनको मनाने में जुटे हुए हैं कि वो चुनाव लड़ने को राजी होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उसके बाद ही कोई बात बन पाएगी। लेकिन अब वो समय बीत चुका है हाँ या ना का, अब जवाब की घड़ी है, अंतिम स्थिति चल रही है चुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं किसी भी समय प्रत्याशी की घोषणा हो सकती। तो उस स्थिति में यहां पर एक दूसरा नाम जो है सुरेंद्र सिंह दहिया का है, जो भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी नेता हैं और कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे का काफी अच्छा तगड़ा जो है वर्चस्व और वजूद सोनीपत लोकसभा सीट पर है, जिसके चलते यहां पर जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे उसी को प्रत्याशी बनाकर उतार देंगे। तो इस स्थिति में सतपाल महाराज को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको मनाया जाए, उनको तैयार किया जाए चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि हरियाणा के लिए सतपाल महाराज का नाम नया हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर एक अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है। पूर्व में मेयर रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं हरिद्वार से और कहीं ना कहीं हरिद्वार में ही उनका आश्रम भी स्थित है। तो इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा उनके पकड़ को देखते हुए लगातार उनको मनाने का प्रयास करे ताकि उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सके। अन्यथा इस सीट के ऊपर सुरेंद्र सिंह दहिया का नाम तय माना जा रहा है। एक और नाम भी पदम सिंह दहिया का था जो कि हुड्डा खेमे से ही संबंध रखते, लेकिन सुरेंद्र दहिया जो कि भूपेंद्र हुड्डा के काफी लंबे समय से बेहद करीबी नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, तो इस स्थिति में सुरेंद्र दहिया का नाम तय माना जा रहा है। अब स्थिति पूरी जो सतपाल महाराज पर निर्भर करती है कि वो हाँ करते हैं या फिर ना करते हैं। अगर वो नहीं लड़ेंगे चुनाव तो स्थिति में सुरेंद्र दहिया की लॉटरी लग सकती है, अन्यथा सतपाल महाराज के नाम को लेकर अभी डिसीजन पेंडिंग चल रहा है। आगे अगर बात की जाए फरीदाबाद लोकसभा सीट की, अंतिम लोकसभा सीट हरियाणा प्रदेश की यानी कि 9वीं सीट जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने जा रही, तो महेंद्र सिंह प्रताप का नाम सामने आ रहा है। वैसे तो इस सीट पर कर्ण सिंह दलाल भी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर रहे थे, लेकिन उनके नाम पर जो है चर्चा होने के बाद क्लोज कर दिया गया है। अब बात की जाए महेंद्र सिंह प्रताप की, जो पूर्व में मंत्री रह चुके थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस उनके ऊपर दाव लगाने की तैयारी कर चुके। महेंद्र सिंह प्रताप को चुनावी रण में उतारकर कांग्रेस यहां पर भाजपा के प्रत्याशी केपी गुर्जर को कड़ी मुकाबले में चित करने का प्रयास करने जा रही है, कड़े मुकाबले में हराने की कोशिश जो है करने जा रही है। हालांकि ये दांवपेच जो है कितने सक्षम हो पाते हैं ये आने वाला समय तय करेगा, आने वाले भविष्य में इस बारे में जानकारी मिल पाएगी, पता चल पाएगा। तो ये वो 9 नाम, अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। क्या वास्तव में ही कांग्रेस जिन नामों को लेकर लगातार चर्चा कर रही थी और कहीं ना कहीं उस स्थिति में अब जो नाम फाइनल हो चुके हैं, जो गुप्त सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली, जो सूची हमारे सामने आई है, जिसको आज या कल के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा, तो ये नाम आपको कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं? ये जो प्रत्याशी कांग्रेस उतारने जा रही है आपको कितने मजबूत लग रहे हैं? क्या वास्तव में ये बीजेपी को सभी लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर या फिर मुकाबला दे सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।